नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। कैसे हैं साथियों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से अपना प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। साथियों, जो आज का ये क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हम जैसा कि आप सभी से वादा किए थे कि आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट वाइज, सारे टॉपिक वाइज आपको MCQ हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसी के ध्यान में रखकर साथियों आज यह पहला क्लास है जो कि साथियों आपका भौतिक भूगोल से आपका यह प्रश्न है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। आप सबको पता होगा कि आपका सिलेबस में भूगोल पूछा गया है, तो हम उसी के प्रयास में यह आपका पहला क्लास है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको प्यार देंगे। साथियों, इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप लोग वहाँ पे हमें ज़रूर बताएंगे, हम आपका क्लास को रेगुलर बनाए रखेंगे। चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी से मंदाकिनी, मंदाकिनी किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, आकाशगंगा को। जो कि साथियों पृथ्वी से मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देख सकते हैं यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो गैलीलियो हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगर बात की जाए गैलीलियो के बारे में, साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, गैलीलियो जो हैं इन्होंने 1609 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी को देखा था। ठीक है, तो इस बात को आप सभी याद रखेंगे। और आकाशगंगा संख्यक तारों का एक विशाल पुंज होता है। आकाशगंगा क्या होता है? तो असंख्यक मतलब बहुत सारे तारों का एक क्या होता है? तो विशाल पुंज होता है। इस प्रकार तारे का साथियों क्या होता है? इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता है, उसको आकाशगंगा कहा जाता है। ब्रह्मांड जिसे यूनिवर्सल असंख्यक साथियों असंख्यक आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। और हमारी आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक है, मतलब समझाया यह जा रहा है कि आकाशगंगा बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं वह आपसे पूछते तो याद रखेंगे, राइट आंसर आपका क्या होगा? मंदाकिनी होगा, या फिर दुध्म में लिखा हो जाएगा। ठीक है, मिल्की वे के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए बात की जाए आगे, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। कहता है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है किससे? तो याद रखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय थी साथियों, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय बिग बैंग थ्योरी का क्या हुआ था? सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि महाविस्फोट सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? तो यह भी याद रखेंगे, जॉर्ज लेमार्टियर ने किया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबसे यहीं पे पूछ देगा। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए साथियों। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका सिलेबस में ज्योग्राफी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है और आपका पॉलिटी है। ये तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझिएगा तो हम आपका बहुत ही आसान ढंग से सब कुछ करवा देंगे। ठीक है, बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, क्लास को बेहतर ढंग से समझना है। कोई भी समस्या हो तो आप टेलीग्राम पे हमें ज़रूर से ज़रूर मैसेज किया करें कि आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो हम उसी अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास भी लेकर आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 1994 से 96 ईस्वी के बीच में अगर बात की जाए तो इसका प्रतिपादन किया गया था, यह भी याद रखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया था कि ब्रह्मांड जो कि है, ब्रह्मांड क्या है? तो पूर्व में एक बहुत विशाल और भारी गोला था। ठीक है, किन्होंने यह दावा किया था? तो याद रखेंगे, जॉर्ज लेमेतियर ने किया था। ठीक है साथी, और इसमें एक समय के बाद विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से होने वाले टुकड़े ने अंतरिक्ष में धीरे धीरे क्या किया? तो तारे एवं ग्रहों के रूप में ले लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो धूमकेतु किसे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के। धूमकेतु जो हैं यह क्या है? तो इसको पुस्तल तारा भी कहा जाता है। आप सब लोग जानते होंगे पुस्तल तारा। यह जो है साथियों, यह एक खगोलीय पिंड है और याद रखेंगे कि बर्फ और हिमयुग गैस के से निर्मित है।
ठीक है, जो कि सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये लंबी किंतु अनियमित क्या होता है वह असकेंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को समझिएगा। हमारा प्रयास है कि आपका सफलता, आपका चयन इस बार हो जाए। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर नेक्स्ट, तो कहता है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या वह 45 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा या फिर 180 डिग्री हो जाएगा? थोड़ा सा आप लोग बताइएगा फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है साथी, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अर्ध चंद्र ग्रहण जो होता है वह कितना डिग्री हो जाता है? तो याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को धुंधला दिख रहा होगा, तो एक सेकेंड थोड़ा सा साथियों यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अर्धचंद्र ग्रहण जो होता है इसके दौरान पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति जो होती है समकोणीय होती है, अर्थात 90 डिग्री होती है। ठीक है, कोई समस्या? चलिए जानते हैं आगे के प्रश्नों को। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखेंगे निहारिका जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिटेल में भी आपके लिए देखिए, डिटेल में लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एक प्रश्न के बजाय उसमें से 2-3 प्रश्न मिल जाए। ठीक है, मान कर चलिए आपसे सेम टू सेम यह प्रश्न ना पूछा जाए एग्जाम में, लेकिन अगर इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सही कर पाएंगे। यही मेरा उद्देश्य से है और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं हमेशा आप सभी के लिए मदद के लिए तैयार हूँ। तो समझेंगे यहाँ पे कि ब्रह्मांड असंख्यक आकाश गंगाओं का क्या है? सम्मिलित रूप है। अभी जस्ट हम लोग ऊपर के सेक्शन में पढ़े हैं कि जो ब्रह्मांड है वो क्या है, तो बहुत सारे आकाश गंगाओं को मिलकर बना है। ठीक है, उसमें अगर बात की जाए तो प्रत्येक आकाश गंगा में औसतन अगर बात की जाए तो 100 बिलियन तारे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। जिसका निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम की संगठन निहारिकाओं से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा साथी। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हें गैस के बादलों से हुई है और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, ये सभी जो है यह क्या है, तो सौर मंडल के भाग है। परंतु निहारिका जो है यह आपका सौर मंडल का भाग नहीं है, यह भी आप सबको याद रखना होगा। ठीक है, बात की जाए अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। पहले 9 था, आप सबको पता होगा, हम सब बचपन से पढ़ रहे हैं कि हमारे ग्रह कितने हैं, 9 हैं। उस 9 में से एक ग्रह किसको हटा दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा बताते चलिए। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2006 में प्लूटो जो था इसको क्या कर दिया गया, तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पाश्चात्य सूर्य से चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है, जिसमें बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो यह भी यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है कि पूछ देगा कि मानकर चलिए बुध जो है, बुध ग्रह वह सूर्य की जो परिक्रमा करता है वह किस ओर से करता है, आपको दे देगा पूर्व से पश्चिम की ओर, इस प्रकार से। तो आप लोग गलती मत कीजिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए शुक्र और वरुण जो है यह सूर्य की जो परिक्रमा करता है यह आपका किधर से करता है, तो यह करता है पूर्व से पश्चिम की ओर। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कौन है? देखिए, क्रम भी आपको सजाने के लिए दे सकता है, तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। हम पूरी तरह से आपको उसी पैटर्न पर लाए हैं जो कि सुपर टेट इस बार आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। बीपीएससी के द्वारा सुपर टेट में जो प्रश्न जिस प्रकार से पूछा जाएगा, हम प्रयास किए हैं कि उसी पैटर्न पर आपका प्रश्न हम लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं जिनका आकार के अनुसार क्रम इस प्रकार है। ठीक है, तो इस देख सकते हैं, सबसे पहले बृहस्पति, शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है और बुध है।
ठीक है। सबसे छोटा ग्रह जो है वह बुध है, जो कि सूर्य का निकटतम ग्रह है, यह भी आप सबको याद रखना होगा। सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है, तो याद रखिएगा बुध है। आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है, याद रखेंगे आकाशगंगा जो वर्गीकृत की गई है किसमें, तो सर्पिलाकार गैलेक्सी में के रूप में, ठीक है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में की गई है, याद रखेंगे। आकाशगंगा अनेक आकारों प्रकारों में दृश्यगत होती है, परंतु संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है, अंडाकार और क्या होता है, सर्पिलाकार और आपका अनियमित कार, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक। चलिए अगर बात की जाए आगे तो याद रखेंगे इस प्रकार से आकाशगंगा का जो नामक है वह आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, इसको भी याद रखेंगे, जो कि लगभग बिलियन वर्ष पुरानी है, ठीक है। और इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। चलिए बात की जाए नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग ज़रूर बताएंगे। अगर नहीं आ रहा होगा तो हम 100% अपने समझाने के तरीका को बदल लेंगे, ठीक है। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, और आप लोग को अच्छा लगे बुरा लगे कुछ भी लगे, बिना स्किप किए वीडियो को एक बार हमें सलाह ज़रूर दे दीजिएगा साथियों, ताकि हमें पता चल पाए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, हम मेहनत करते हैं, जो भी स्टडी मटेरियल मार्केट में आता है हम प्रयास करते हैं कि वो सभी अपने भाइयों को मिल सके, अपने बहनों को मिल सके। तो बस आप लोग इतना कीजिएगा कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि हम सही आपको दे पा रहे हैं या फिर गलत दे पा रहे हैं, उसमें हम परिवर्तन हमेशा करते रहेंगे। चलिए बात की जाए अगर आगे तो ध्यान दीजिएगा, तो यही आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब करने से पहले कम से कम अपना फीडबैक को ज़रूर मेरे सामने रखें, ताकि फीडबैक ज़रूरी होता है, परिवर्तन के लिए एक ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है, तो याद रखेंगे आपका बुध और शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसको क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसे कहते हैं, तो सैटेलाइट को कहते हैं, ठीक है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य का सबसे दूसरा निकटवर्ती ग्रह है, जो कि सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 225 दिनों में पूरी करता है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि सूर्य की परिक्रमा शुक्र कितने दिनों में करता है, तो यह भी याद रखेंगे 225 दिनों में करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, याद रखेंगे आपका कौन हो जाएगा, तो डीमोस हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति जो है बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं, याद रखेंगे कितने ग्रह हैं, तो याद रखेंगे 67 ग्रह है, जिसमें ओयो और आपका क्या है, आयो और आपका यूरोपा, उसके बाद आपका कैलिस्टो और आपका गैनीमीड आदि प्रमुख उपग्रह है, ठीक है। जबकि फोबोस जो है और डीमोस जो है यह मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, जो कि सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह का नाम बताएं, तो याद रखेंगे आपको डीमोस हो जाएगा और फोबोस हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें आगे, तो आगे जो आपका प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि केल्पर का ग्रहों की गति का नियम बताया है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग डैश के बराबर होगा, ठीक है। केल्पर का ग्रहों के गति का नियम बताता है कि आवर्तकाल अवधि का वर्ग डैश के बराबर होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका अर्ध दीर्घ अक्ष के घन में, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग, तो आपको समझ में आएगा। खगोल विज्ञान में केल्पर की ग्रहीय गति की 3 नियम है। पहला नियम है आपका सभी ग्रहों की क्या होती है कक्षा दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, इलिप्टिकल होती है तथा सूर्य इनके केंद्र में स्थित है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसको याद रखेंगे, यह पहला सिद्धांत है। दूसरा है नियम जो कि कहता है ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाला रेखा समान समांतर
क्या होता है, तो सामान्य अंतराल में समान क्षेत्रफल या तय करती है। ठीक है, और तीसरा जो है यह कहता है कि ग्रह क्या है, तो याद रखेंगे ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के क्या है, तो समानुपाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है। याद रखेंगे वरुण जो है यह सबसे क्या है, दूर में है। ठीक है, वरुण जो है यह सबसे दूर में है। याद रखेंगे सूर्य की दूसरी क्या है, सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम इस प्रकार है, जैसे सबसे पहले आपका क्या है, तो बुध है। याद रखेंगे उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, वरुण है, उसके पश्चात आपका अरुण है और फिर आपका वरुण है। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस प्रकार से सौरमंडल के 8 ग्रहों में पृथ्वी जो है वह क्या है, तो वरुण की सबसे अधिक 4.495 अरब किलोमीटर क्या है, दूर है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है, तो याद रखेंगे बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वह आपका सूर्य के द्रव्यमान का क्या है, तो 1000वां भाग है। ठीक है, कितना भाग है, 1000वां भाग है। याद रखेंगे, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ सकते हैं कि बृहस्पति कितना बड़ा है, आप सब लोग यहाँ पे अनुमान भी लगा सकते हैं। ठीक है, बृहस्पति का जो द्रव्यमान है, मास है, यह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो याद रखेंगे बृहस्पति है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब जो है वह पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब का तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है और इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने नूजो उपग्रह को भेजा है। किस उपग्रह को भेजा है, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जूनो उपग्रह को भेजा है, साथी याद रखेंगे। ठीक है, जूनो उपग्रह को भेजा है, याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देंगे साथी। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका कहता है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हमारे जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वह आपका कौन सा है, तो शुक्र है, याद रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखेंगे कि साथियों शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सर्वाधिक सममित विस्तृत ग्रह है और याद रखेंगे यह जो है ग्रह है यह सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ने वाला ग्रह है। इसमें याद रखना होगा आप सभी को शाम का तारा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न उठ सकता है कि कह देगा कि शाम की तारा किस उपग्रह का नाम है या किस ग्रह का नाम है, तो याद रखेंगे शुक्र का नाम है। ठीक है, या फिर सुबह का तारा भी कहा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी प्रश्न है, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, ये हमेशा बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों और इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। बस आप लोग पढ़िएगा ज़रूर से, लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो प्लीज़ साथी आप लोग सीरियस रहिएगा। कहता है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है क्या, तो याद रखेंगे नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। रात्रि में आकाश में दिखने वाले साथियों तारों के विभिन्न समूह जो कि हमें एक निश्चित आकृति में अवस्थित प्रतीत होती हैं, इसे हम तारामंडल व नक्षत्र भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग वेट कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो धुंधला दिख रहा होगा प्रश्न, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों, पृथ्वी के सबसे निकट, ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है, याद रखेंगे आपका सूर्य है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। इस बात को आप सबको पता होना चाहिए और याद रखेंगे जो यहाँ पे साथियों कि पृथ्वी का निकट तारा है यह भी क्या, तो सूर्य के अतिरिक्त अगर बात की जाए तो पृथ्वी के 10 सर्वाधिक निकटतम एवं द्वितीयमान तारों की सूची इस प्रकार है। देखिए सूची भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों, एक सेकेंड आप लोग देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साथियों।
तारे हैं और पृथ्वी की दूरी है। जैसे अल्फ़ा सेंचुरी है, इसका दूरी कितना है तो 4.3 है। उसके बाद अगर बात की जाए तो साइरस है, इसका 8.8 है। इस प्रकार से आप सभी देख लीजिएगा साथियों, आपको पीडीएफ जब मिल जाएगा तो ठीक है। तो ये सभी का आप लोग याद रखिएगा। तो हम वैसे ही ये आपसे पूछा नहीं जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है, लेकिन अगर याद रखेंगे तो हो सकता है आप सबके लिए फ़ायदा हो, क्योंकि बीपीएससी का अब कोई ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार से वह प्रश्न पूछ दे रहा है अटपटा टाइप का, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग सीरियस रहिएगा, थोड़ा सा आप लोग स्मार्ट रहिएगा। सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा, ठीक है। सौर मंडल में शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी की सबसे अधिक समानता है, क्योंकि इसका आकार जो है वह घनत्व व द्रव्यमान और व्यास जो है यह पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न फंस रहा है, वह कह रहा है कि पृथ्वी के समान द्रव्यमान किसका है, घनत्व किसका है और इस प्रकार से आकार किसका है? तो याद रखेंगे आपका शुक्र का है, ठीक है। किसका है? शुक्र का है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? याद रखिएगा, सौर मंडल की सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है यह भी आपका शुक्र है। तो शुक्र से सबसे अधिक प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग शुक्र के बारे में अच्छे से समझ बना ही कर जाइएगा। बुध ग्रह सूर्य का क्या है तो सबसे निकट होता है, और साथ ही याद रखेंगे यह सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि इस पर वायुमंडल का क्या होता है तो बहुत पतला अवतरण पाया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध है, अर्थात बुध सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन याद रखिएगा बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। शुक्र जो है यह ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से निर्मित बादलों की एक मोटी परत से बढ़ा हुआ होता है, और जो कि सूर्य से प्राप्त ऊष्मा से बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रकार सूर्य जो है यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कह रहा है अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल ने, ठीक है। विलियम किसने किया था तो हर्शेल ने किया था, याद रखेंगे। अरुण जो है ये अरुण ग्रह की जो खोज की गई थी कब की गई थी तो 1781 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी तो विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी, यह भी याद रखेंगे। और इसका आकार है जो क्या है तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ों को याद रखिएगा। इसका चारों ओर जो घूमने वाला ग्रह है वह 9 वलयन है, इसको याद रखेंगे, जिसमें अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ठीक है। इस प्रकार से आप सब स्पीस लॉन है, यह प्रमुख जो है याद रखेंगे आप सभी। चलिए बात की जाए अगर आगे तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो अभी आपके लिए रेगुलर आपका जो जीएस का जो पार्ट है वो जीएस का पार्ट आपका रेगुलर रहेगा। इसमें आपका हिस्ट्री मिलेगा, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा मिलेगा। से एक एक चैप्टर वाइज हम आपको करवाने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी जो हो गया वो आपका करवाने वाले हैं, पॉलिटी करवाने वाले हैं। तो आप लोग बस कैसा लग रहा है क्या लग रहा है ज़रूर से बताया करें। अपने भाई को सपोर्ट करिए, आपको भी हम हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए बात की जाए अगर यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? इम्पॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा तो 6000 क्या हो जाएगा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो है सरफेस टेम्परेचर कितना है साथियों तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसके केंद्र का तापमान जो है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, यह भी याद रखेंगे। इससे अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे आग का गोला भी कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए फैक्ट का मतलब यह होता है कि आपको इस क्वेश्चन का बहुत सारा चीज़ क्लियर हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि 100 क्वेश्चन लेकर आते हैं और ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं और चल जाते हैं, तो उससे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पे नीचे में मेरा जो ये नोट्स लाने का उद्देश्य है यह वही उद्देश्य है जी कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे पूछ दिया सूर्य की पृष्ठीय तापमान कितना है, तो अगर हम इसमें डायरेक्ट आपको बता देते हैं 6000
डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज रहते हैं। यही यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में अगर बता दिए हैं तो आपको अब क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कहता है सूर्य की बाह्यतम परत को कहते हैं क्या, तो याद रखेंगे आपका क्या कहते हैं, तो किरीट कहते हैं, जिसे कोरोना भी कहा जाता है। कोरोना यह 2 साल पहले वाला कोरोना का नहीं समझिएगा, कोरोना किरीट को कहा जाता है। ठीक है, हम आपको मैप के माध्यम से जल्द ही जब क्लास रेगुलर कर देंगे तो आपको मैप के माध्यम से भी ज्योग्राफी में बताएंगे। ठीक है, कि सूर्य का कितना भाग होता है। चलिए बात की जाए अगर, तो याद रखिएगा सूर्य के धरातल ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहला प्रकाश मंडल है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। सबसे पहला जो है वह प्रकाश मंडल, यह प्रकाश मंडल है। फिर वर्ण मंडल है, उसके बाद बीच में जो होता है यह कोरोना होता है, और साथियों यहीं जो होता है आग का गोला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को समझिएगा। चलिए बात की जाए अगर आगे की, तो ध्यान दीजिएगा प्रकाश मंडल के ऊपर एक क्या होता है, तो आवरण के रूप में वर्ण मंडल का विस्तार किया गया है। ये इसको याद रखिएगा, जो कि सूर्य का वायुमंडल या फिर कोरोना इसको कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण जो है इसे वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है, और इसमें विरल किंतु अति तप्त गैस होती है। ठीक है, अभी हम जस्ट बताएं ना आपको इस प्रकार से, और बीच में जो होता है यह कोरोना होता है, यहीं में तपते सबसे ज़्यादा गर्म गैस होती है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए अगर ध्यान दीजिएगा आगे, तो कोरोना जो है यह केवल सूर्य ग्रह के समय दिखाई देते हैं। यह भी आपसे पूछ देगा कि सूर्य में जो कोरोना है या फिर किरीट है यह कब दिखते हैं, तो याद रखेंगे सूर्य ग्रह के समय में दिखते हैं, इसको याद रखेगा। और निकट भविष्य में कोरोना के अध्ययन है तो इसरो ने क्या किया था, तो आदित्य L1 उपग्रह को भेजा था। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि सूर्य की जो कोरोना है या फिर जो साथियों किरट है, ठीक है, इसका अध्ययन हेतु इसरो ने किस उपग्रह को भेजा है, तो याद रखेंगे आदित्य L1 को भेजा है। ठीक है, चलिए जानते हैं आगे के प्रश्नों को। तो कहता है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है, इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन में। ठीक है, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन जो है यह अभिक्रिया के अंतर्गत तारों में 1 से लेकर 1.5 करोड़ क्या है केल्विन तापमान पर 2 हाइड्रोजन के नाभिकीय आपस में क्या करती है, संलयन होकर एक हीलियम नाभिकीय का निर्माण करती है। कोई समस्या, जो तारों से मुक्त होने वाली उस ऊर्जा उष्मा एवं प्रकाश के प्रमुख स्रोत हैं। और याद रखेंगे कि इस प्रकार सूर्य भी एक क्या है, तो तारा है, जो कि हम आपको पहले वाले प्रश्न में भी बता दिए थे। इसके याद रखेंगे कि इसका आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु संलयन होते हैं, और इस प्रकार से याद रखेंगे साथियों जो कि ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश का प्रमुख क्या है, स्रोत है। ठीक है, हमें सूर्य से क्या क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा साथियों ऊर्जा हमें मिलता है, बिल्कुल मिलता है, ऊष्मा भी मिलता है और प्रकाश तो मिलता ही है। इस प्रकार से सूर्य जो है वह किस चीज़ का स्रोत है, तो याद रखेंगे इन चीज़ों का स्रोत है। ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाल ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, और कहीं ना कहीं आप सभी इस ग्रह के बारे में बहुत ही बार पढ़े होंगे, स्कूल के 5-6 के बुक में ही आप पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर आप लोग देख पा रहे होंगे, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है मंगल जो है यह क्या हो जाएगा, लाल ग्रह इसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, लो ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड जो है, इसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, तो मंगल ग्रह में सतह का लाल दिखाई देता है। ठीक है, किस कारण से दिखाई देता है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण से दिखाई देता है, और इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसकी घूर्णन गति जो है यह पृथ्वी की घूर्णन गति से लगभग समान है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे की बात की जाए, तो कह रहा है सी ऑफ, क्या कह रहा है साथियों, सी ऑफ ट्रॉक्लिटी, सी ऑफ ट्रॉक्लिटी कहाँ पर है, टी ऑफ ट्रांक्लिटी जो है यह कहाँ पे है, तो याद रखेंगे साथियों आपका चंद्रमा में है। कहाँ पे है, तो चंद्रमा पे है, याद रखिएगा, समझ लीजिएगा यहाँ पे, तो क्लियर हो जाएगा आप सभी का डाउट। समझेंगे चंद्रमा के जो ऊपरी गोलार्ध है साथियों, ठीक है, उसमें स्थित धूल के जो मैदान है या फिर काले धब्बे
जो है यह क्या है, तो शांति का सागर जिसे के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखते होंगे कि चंद्रमा में क्या है, तो एक काले धब्बे है। आप सबको पता भी होगा कि बहुत सारे लोग अपने मतलब दैनिक जीवन में, दैनिक बोलचाल में कहते हैं कि चंद्रमा में जो धब्बा है वो क्या है, तो इस प्रकार से धब्बा लग गया है, दाग लग गया है, वो दाग कभी नहीं मिटेगा। इस प्रकार से शब्द का उच्चारण लोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप लोग शब्दों की तरह से कि क्या है, वो क्या है, शांति का सागर कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो कि क्या है, तो अंधकार में रहता है। और प्रथम समांत अमेरिका चंद्रयान अपोलो 11 चंद्रमा के इस भाग के सर्वप्रथम पहुंचा था, याद रखेंगे। सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो याद रखेंगे अमेरिका का चंद्रयान अपोलो 11 पहुंचा था, ठीक है, सबसे पहले, जिसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन के चंद्र तल पर क्या किया था, तो पदार्पण किया था, ठीक है। कोई समस्या दिक्कत हो रहा हो समझने में तो ज़रूर से ज़रूर हमें बोलिएगा, हम फिर से प्रयास करेंगे कि समझाएं आपको, ठीक है। पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है, क्योंकि याद रखेंगे इसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि क्या होती है, तो एक ही होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है, तो प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा जो है यह क्या है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, जो कि पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यह लगभग 27 दिन व 8 घंटा में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। वह चंद्रमा के इस घूर्णन के कारण पृथ्वी के सदैव उसका क्या होता है, पार्श्व भाग ही दिखाई पड़ता है, ठीक है, पिछला भाग ही दिखाई पड़ता है। कह रहा है किस ग्रह पर जल चक्र पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी जो है, इस पर क्या कहते हैं, तो वाटर साइकिल इस पर पाए जाते हैं, याद रखेंगे। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, क्योंकि इस पर जल चक्र हो, ठीक है, वाटर साइकिल पाया जाता है। और इसी सतह पर जल की अधिकता जो है वह 7.7% जलीय भाग है, और इस कारण से यह ग्रह जो है यह नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके मध्य चक्कर लगाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह के बारे में आप लोग जरा बताएंगे, क्या हुआ, पृथ्वी और मंगल के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, पृथ्वी और शांति के बीच, शनि के बीच, और शनि या फिर वरुण के बीच, किसके बीच हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब तथ्यों पे, ठीक है, तथ्यों पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप सभी। तो कह रहा है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य उपस्थित जो क्षुद्र ग्रह होती है, या छोटे छोटे खगोलीय पिंड होती है जो कि सूर्य की परिक्रमा करती है। और याद रखेंगे कि फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे क्या होता है, तो जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछने की 100% संभावना है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए हमारा प्रयास यही है कि आप लोग जितना डीप में पढ़ सकें, जितना डीप में पढ़ सकें, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना अच्छा है कम पढ़ने के बजाय, क्योंकि समय समय के अनुसार आपका बीपीएससी अब एग्ज़ाम ले रहा है। तो याद रखिएगा बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो यह ऑफिसर बनाने वाला एक संस्था है, तो आपसे लेवल का प्रश्न ही पूछेगा साथियों, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिएगा। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, ठीक है। सूर्य से अपनी निकटता के कारण सौरमंडल के ग्रहों में से बुध जो है यह पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। इसका पश्चात याद रखेंगे क्या है, तो आपका शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, ये आदि स्थान रखता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो बृहस्पति के वलय है, वह कौन वलय है, तो याद रखेंगे बृहस्पति के जो रिंग है वह कौन है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिलिकेटो से निर्मित, ठीक है। अब समझते हैं क्या होता है सिलिकेटो। देखिए बृहस्पति के वलय सिलिकेटो के से निर्मित है। इस विलय को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे जोबियन रिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इस विलय को क्या कहा जाता है, जोबियन रिंग। आपसे पूछ देगा जोबियन रिंग किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे बृहस्पति के विलय सिलिकेटो को कहते हैं, ठीक है।
बृहस्पति के विलय की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1979 में। किसके द्वारा हुआ था? तो वाइजर 1 स्पेन ब्रो के ने की थी। इसको याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा नाम टफ है तो आप लोग याद रखेगा। अब है आपका सुपरनोवा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 बार यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। पिछले बार हम देखे हैं पिछले बार के प्रश्न को, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा आपका विस्फोटक तारा। क्या हो जाएगा? विस्फोटक तारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे। अगर बात की जाए इसके बारे में तो कहता है किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। और इस विस्फोट के पश्चात तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं, जो कि रक्त दानव रेड गेंट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ दे रक्त दानव किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे। बात की जाए तारों की इस अवस्था में हीलियम और कार्बन में बदलने परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होते हैं और तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसे बचे हुए केंद्रीय भाग को न्यूट्रॉन तारा का भी निर्माण कहा जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि पल्सर उच्च चुंबकीय क्या है तथा तीव्र गति में घूमने वाला न्यूट्रॉन तारा है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। इसको याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, तीव्र गति से घूमने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? तो पल्सर पड़ा है, ठीक है साथियों। तो इसको याद रखिएगा। यह था आपका पूरा भूगोल का यह बहुत ही बेहतर प्रश्न और तथ्यों के साथ। इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है साथियों। तो पीडीएफ को आप लोग जरूर से जरूर ले लीजिएगा और क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। जीएस पे आधारित, आपका सिलेबस पे आधारित यह प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक इसे शेयर करें और आप लोग कमेंट जरूर करें अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। कल हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। हम मॉडर्न हिस्ट्री के कल क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, तो कल के क्लास में आप लोग जरूर से जुड़िएगा। मॉडर्न हिस्ट्री का वो सभी जो साथियों 1857 के बाद जितने भी क्रांतिकारी संगठन बने हैं, जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं हुई है, उस पर हम आपका क्लास लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा। आप सभी से कमेंट का मुझे इंतजार रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथी। जय हिंद, जय भारत।